गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे वापसी, जिसकी लेखिका है उषा प्रियमदा। उषा प्रियमदा का जन्म 24 दिसंबर 1930 में हुआ था। उषा प्रियमदा प्रवासी हिंदी साहित्यकार हैं। कानपुर में जन्मी उषा प्रियमदा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। इस समय उन्हें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिला और वे अमेरिका चली गई। अमेरिका के ब्लू मिंगटन इंडियाना में 2 वर्ष पोस्ट डायरेक्टर अध्ययन किया और 1964 में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसन में दक्षिण एशियाई विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्य प्रारंभ किया। आजकल वे सेवानिवृत्त होकर लेखन और भ्रमण कर रही हैं। उषा प्रियमदा के कथा साहित्य में 6 और 7वें दशक के शहरी परिवार का संवेदनपूर्ण चित्रण मिलता है। उस समय शहरी जीवन में बढ़ती उदासी, अकेलापन, ऊब आदि का अंकन करने में इन्होंने अत्यंत गहरे यथार्थबोध का परिचय दिया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, मेरी प्रिय कहानियाँ, संपूर्ण कहानियाँ। उपन्यास इनकी है रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, 55 खंबे लाल दीवारें, अंतवर्षी, भया कबीर उदास। तो आज हम लोग जो कहानी पढ़ेंगे उषा प्रियमदा की, यह नई कहानी में बहुत ही चर्चित कहानी है। उनकी वापसी शीर्षक कहानी हिंदी की श्रेष्ठतम कहानियों में से एक है। इसमें पीढ़ियों के अंतराल के कारण पारिवारिक व्यवस्था में जो विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, उस दुराव को कथा का आधार बनाकर इस कहानी को बुना गया है। यह कहानी एक ऐसा दर्पण है जिसका प्रतिबिंब भारतीय संयुक्त परिवार के खोखलेपन को उजागर करता है। वापसी मानवीय संबंधों के हार्श और विकास की कहानी है। इस कथा के नायक है गजाधर बाबू, जो रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के पास आते हैं। यह सोच कर आते हैं कि अब उनका जो अकेलापन है वह दूर होगा। इतने साल जो अपने परिवार से दूर रहे हैं, अब वो उनके साथ रहेंगे और अपने अकेलेपन को दूर करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आइए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बॉक्स, डोलची, बाल्टी। यह डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांध रहा था। वह कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला। घरवाली के साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। घरवाली ने साथ में कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, एक दुख का अनुभव किया। इतने साल जो उनके साथ रहा, उनकी देखभाल की गणेशी, अब उसे छोड़ करके उन्हें जाना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों से उनका नाता टूट जाएगा। जैसा एक परिचित स्नेह आदरमय सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा। गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधते हुए बोला। कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी। इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगूठे के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए, उनका सामान हट जाने से कुरूप और भद्दा लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग लग रहे थे। वहाँ जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी, पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में ये बिछो एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। उन्हें वह कमरा छोड़ने में, वहाँ के लोगों को छोड़ने में, वहाँ के पेड़ पौधे, ज़मीन, मिट्टी, सबको छोड़ने में दुख हो रहा था। लेकिन यह एक दुर्बल लहर थी।
यह उस खुशी के सामने कुछ नहीं थी जो उनको अपने परिवार के साथ रहने में मिलने वाली थी, जिसका अनुभव वो कर रहे थे। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इस समय की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वो अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था, बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादी कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चों और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे, बहुत प्यार करने वाले, सबसे मिलजुल के रहने वाले और स्नेह के आकांक्षी भी, और साथ ही चाहते थे कि उन्हें भी बदले में स्नेह मिले। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, उन सब के चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठता। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कभी प्रकृति के न होने पर भी अपनी पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पाकर वह रसोई के द्वार पर निकल आती और उनके सजल आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बातें याद आती और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर से उसी स्नेह और आदर के मध्य जाने वाले थे, जब वो अपने परिवार के साथ रहते थे, जब उनके बच्चे छोटे थे, या छुट्टियों में जब उनके बच्चे, उनके पत्नी जब यहाँ उनके पास रहने आते थे या ये जब जाते थे, तो जो आदर और प्यार मिलता था, अब वो आदर और प्यार इन्हें सदैव मिलेगा। इस बात की कल्पना मात्र से ही वो खुशी से, उल्लास से भर उठते थे। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चरपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कहो कहो की आवाज़ आ रही थी। इतवार का दिन था। उनके सब बच्चे इकट्ठा होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमरे पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था। बसंती हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन, आंचल या घूंघट का कोई होश न था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया, चाय का प्याला मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल कर रही थी? क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिटपिटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए। उससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपजी। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल ही रही है क्या? वो चाहते थे कि वह अपने बच्चों के हंसी में, उनके शरारतों में वो भी शामिल हों। उनके सामने भी बच्चे उसी तरह की हंसी मजाक करें और वो भी उनके साथ बैठकर हंसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा, अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगे। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी ली, फिर कहा, बिट्टी, चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दूँ। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तभी पी लूँगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में डाल दिया।
उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांसी करके उठी, अपने अपने काम में लग गए, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तन को देखा, फिर कहा, सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म करम कुछ नहीं। पूजा करके सीधे चौके में घुसी। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर ना मिला तो एक बार और उच्च स्वर में, फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार, और एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। गजाधर बाबू बैठे चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरियां और जलेबियां बनाता। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते, उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरी 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुँचे, गणेशी ने चाय पहुँचाने में देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े, बिना कहे ही वह इनके ज़रूरत की सभी चीज़ें समय पर इन्हें दे देता था। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचार में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है, इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है। बसंती को तो फिर कहो कि कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज़ दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर, सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटका कर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, उनके शरीर में अब वो शक्ति नहीं बची। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों मिलकर काम में हाथ बटाना, तुम लोगों को काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता, लगे कैसे, शीला से फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे अच्छा नहीं सुहाता, मना करूँ तो सुनती नहीं। नाश्ता करके गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने का कोई स्थान नहीं बचा था। गजाधर बाबू यहाँ रहते नहीं थे, तो घर की व्यवस्था यहाँ घर पे रहने वाले लोगों के हिसाब से थी, और यहाँ गजाधर बाबू के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगे। उन्हें याद आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में भी अब अपना प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक ओर अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डब्बों से घिरा हुआ था। उनकी पत्नी का जो कमरा था वो उसमें बहुत सारे सामान रखे हुए थे, वहाँ पर उनके लिए कोई जगह नहीं थी। प्राय बसंती के कपड़े भी लापरवाही से वहीं पड़े रहते थे, वो भरसक उस कमरे में नहीं जाते। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था वैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर के ससुराल से आया बेत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दी और बहू के हाथों के कड़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल कर वहीं बैठ जाती थी। वहीं पर वह एक दिन चटाई लेकर आ गई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम करना होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।